इंग्लिश स्पीकिंग या परफेक्ट इंग्लिश राइटिंग नहीं आती है, लेकिन जब आप एक ग्रुप के साथ सीखते हैं, यानी कि बुक वो हो, समझाने वाला कोई टीचर आपका है, तो आप बिल्कुल अंग्रेज को फेल कर देंगे। आई होप सो। अब बात करते हैं वर्ड चॉइस की। राइट, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया बुक का नाम, जिसको भी जरूरत हो वहां से आप चैट बॉक्स में चेक कर लीजिए। वर्ड चॉइस, डू यू यूज द सेम वर्ड्स ओवर एंड ओवर अगेन? कई बार क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के अंदर ना बार बार एक सिमिलर वर्ड यूज हो रहा होता है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप उसको किसी से रिप्लेस कर सकते हो तो उसको रिप्लेस कीजिए, क्योंकि एक ही शब्द को आप बार बार रिपीट करेंगे। अब एक ही शब्द तो सर एक और भी होता है, संस्था का नाम, है ना? संस्था का नाम, अब उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे? तो देखिए क्या होता है, जैसे संस्था का नाम हम बार 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 लिख रहे हैं, एक हमारा बड़ा लंबा नाम है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे संस्थान का नाम है बाबा सीतलपुरी महिला कल्याण समिति कैथल। हम बार बार पूरा नाम यूज करें नहीं, उसकी जगह हम आवर ऑर्गेनाइजेशन बाद में इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस शब्द से। राइट, हम कुछ और वर्ड यूज कर रहे हैं, लाइक अब एग्जाम्पल एकदम दिमाग में नहीं आता है, चलिए खैर, कहने का मतलब कि जो वर्ड्स आपको लग रहा है कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनको आप किसी अदर वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम राइटिंग करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे सामने। इस समय एकदम एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आएंगे, तो उस समय आप उस पर्टिकुलर वर्ड को अन्य वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके कोई भी अदर ऑप्शन है, उसका पर्यायवाची अगर आपके पास है, पर्यायवाची समझते हैं आप, तो उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। पर्यायवाची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता हो तो बता दीजिएगा मुझे प्लीज, ठीक है? किसी ने शायद लिखा है सिनोनिम्स। थैंक्स अ लॉट मैम। तो सिनोनिम्स आप उसके यूज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉपरेशन। अब बात करते हैं jargon। jargon क्या होती हैं? आपकी त्रुटियां, है ना, गलतियां जो आप करते हैं। jargon को हिंदी में कुछ और कहते हैं, एक बार सर्च आउट कर लीजिएगा। jargon वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, त्रुटि सुधार या शायद समथिंग। एक बार सर्च करके मुझे बता दीजिएगा। टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं मेरे साथ? अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप शायद लेफ्ट हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो जर्गन एक बार फटाफट सर्च कीजिए कोई भी साथी। जर्गन को हिंदी में हिंदी ट्रांसलेट क्या आ रहा है इसका? JARGON। थैंक्स अ लॉट। क्या है सर? शब्द जाल, यस, शब्दों का जाल यूज करना है। राइट, डू यू यूज जर्गन इन द ग्रांट? क्या आप अपनी ग्रांट के अंदर जर्गन्स यूज कर रहे हैं, शब्दों के जाल को यूज कर रहे हैं? नहीं, हमें वहां पर शब्दों के जाल को यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, यानी कि टफ वर्ड्स जो होते हैं ना उनको यूज नहीं करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वॉलंटियर्स विल बी ऑन बोर्डेड टू द असाइनमेंट्स। अब ऑन बोर्डेड होने का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मतलब निकलते हैं ऑन बोर्डेड होने का। राइट, ऑन बोर्ड तो हम जब जब जैसे हम फ्लाइट में भी हम ऑन बोर्ड करते हैं, राइट, तो ऐसे बहुत सारे मतलब देते हैं। लेकिन यहां पर हमें बताना था कि भाई हमारे वॉलंटियर्स की हम जो है असाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे, या हमारे अपने जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो अपने असाइनमेंट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो वॉलंटियर्स विल बिगिन देयर वॉलंटियर असाइनमेंट्स, ना कि हम उसको विल बी ऑन बोर्डेड लिखें, क्योंकि उसके कई मतलब निकल जाते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को हमें यूज नहीं करना। जर्गन्स को आप अवॉइड कीजिएगा, जर्गन्स अवॉइड करने हैं आपको। वॉलंटियर्स विल बिगिन देयर वॉलंटियर असाइनमेंट्स। तो इस प्रकार से आप जो है जर्गन्स को अवॉइड करना है, शब्द जालों को आपको जो है अवॉइड करना है, ठीक है जी। डिटेल्स, हमारे पास लास्ट टॉपिक आया था डिटेल्स। डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट टू हेल्प द फंडर एंड द रीडर टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। जो ये डिटेल्स होती हैं वो आपके रीडर को, यानी कि जो रीडर का मतलब जो आपके प्रोजेक्ट को पढ़ रहा है, या फिर जो फंडर है जिसके पास आपने प्रपोजल अपना भेजा हुआ है, उसके लिए ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को आसानी से समझ सके। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, वॉलंटियर्स विल कंप्लीट द ऑनलाइन ट्रेनिंग। एक छोटी सी बात लिखना, वॉलंटियर्स विल कंप्लीट द ऑनलाइन ट्रेनिंग, सिर्फ इतनी सी बात आपने लिख दी। इसके बजाय आप लिखें वॉलंटियर्स विल कंप्लीट द ऑनलाइन ट्रेनिंग यूजिंग कंप्यूटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स। राइट, यानी कि हम उसको डिटेल्ड में डाल दें। डिटेल्स, आपकी जो भी चीजें हो वो डिटेल्स के अंदर हो, डिटेल्ड हो। राइट,
जब हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डाल रहे हो प्रोजेक्ट की। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, कहां पर हमें डिटेल यूज करनी है और कहां पर नहीं करनी है, वो चीज आपको अभी राइट कुछ चीजें पीछे बता दी गई हैं और कुछ चीजें आपको आगे भी समझाई जाएंगी। तो डिटेल्स को यूज करना है, राइट। जैसे हमने कहा था कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने लिख दिया रोड सेफ्टी एडवोकेसी इन बहादुरगढ़। अब बहादुरगढ़ को मैं जानता हूं, बहादुरगढ़ कौन है, कहाँ है, किसका नाम है, चिड़िया का नाम है कि कबूतर का नाम है, फंडर को या रीडर को नहीं पता। तो मुझे क्लियर लिखना होता है रोड सेफ्टी एडवोकेसी इन डिस्ट्रिक्ट झज्जर इन हरियाणा, राइट, इन बहादुरगढ़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट झज्जर इन हरियाणा, राइट। जो कि एक ज्योग्राफिकल एक पूरी टर्म उसके पास चली जाए, है ना, जैसा कि हम प्रपोजल के अंदर जो है, सॉरी, अपने टॉपिक के अंदर प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर हम करते हैं डिटेल के अंदर डालना। तो ऐसे ही आपको डिटेल्स को यूज करना होता है, बजाय कि आप छोटी छोटी चीजों को शॉर्ट में निपटा दें। तो ये चीज यहां तक क्लियर है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है, एक्टिव स्टेटमेंट्स का नाम किसको दिया गया है, वर्ड चॉइस किसे कहते हैं, जर्गन का मतलब क्या है, जर्गन को हमें लेना है, अवॉइड करना है, डिटेल्स कैसे हमें बिल्ड करनी है उसके अंदर। यहां पर अगर सभी को क्लियर है, जस्ट से ओके। ओके, हम्म, ग्रेट। अब बात करते हैं हम एडिटिंग की। ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं एडिटिंग पर। एडिटिंग को, ये जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। और जब भी हम कोई ग्रांट राइटिंग कर रहे होते हैं, ग्रांट राइटिंग प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज अगर किसी को माना जाता है तो वो एडिटिंग होती है, एंड इज द बेस्ट वन बाय ए प्रोफेशनल। अगर आपको प्रोफेशनल राइटिंग करनी है तो आपको एडिटिंग वाले सेक्शन पर बहुत ध्यान देना होता है। इफ प्रोफेशनल एडिटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, ट्राई टू फाइंड समवन विद स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स टू एडिट फॉर यू और द ऑथर। अगर आपके पास प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल्स नहीं है तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल वाले किसी व्यक्ति को अपने लिए आपको सर्च करना होता है, क्योंकि एडिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिटिंग पार्ट के अंदर हमें कुछ चीजों को वेरीफाई करना होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यानी कि आपने जो अभी तक लिखा उसके अंदर ये पर्टिकुलर चीजें हैं या नहीं। रिपेटिशन, राइट, रिपीटिशन। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमसे बार बार रिपीट हो जाती हैं। हमने एक लाइन को यूज कर लिया था और गलती से हमने वही लाइन दोबारा यूज कर ली, रिपीट हो गई ना। तो रिपीटिंग है या नहीं है, इसको बड़े बारीकी से चेक करना होता है। आपके शब्दों के अंदर, आपके प्रपोजल में जो आपने लिखा उसके अंदर क्लियरिटी है या नहीं, इसको वेरीफाई करना होता है। कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है या नहीं है, इसको हमें चेकआउट करना होता है। बात समझे, कोई चीज रिपीट तो नहीं हुई है, इसको वेरीफाई कीजिए। क्लियरिटी मिली या नहीं मिली, हमारे बातों से क्लियरिटी है या नहीं है उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो चीज मैच करनी है। ग्रामर वाइज कोई मिस्टेक है या नहीं है, वो चीज हमें चेक करनी है। ठीक है जी। उसके बाद पंचुएशंस, कहीं हम कोई पंचुएशन की मिस्टेक तो नहीं करके आ रहे हैं, वो हमें वेरीफाई कर लेना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, उसको वेरीफाई कर लेना है। टाइपोज, वही जो हमारी त्रुटि सुधार होते हैं, जो लिखने में जो गलतियां होती है, टाइपोज उन्हीं को कहा जाता है। तो वो हमसे कहीं तो नहीं हो गई हैं। और डाटा, मेक श्योर योर डाटा स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो आप डाटा दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आप किसी और की रिसर्च या कहीं गूगल से कोई डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपने मान लीजिए जनगणना के बारे में, जनगणना का कोई मान लीजिए आपने कहीं पर कोई जनसंख्या बतानी थी, तो आपने क्या किया, वहां पर कोई जनगणना का आपने डाटा यूज कर लिया, वो जनगणना थी 2011 की, तो वहां पर स्पेशली मेंशन कर दीजिए कि आपने जो है सेंसस डाटा 2011 के यहां से, मतलब उसके रेफरेंस से ये डाटा उठाया, राइट। तो अगर आप किसी और का डाटा या किसी और की रिसर्च को आप यूज कर रहे हैं आपके प्रपोजल के अंदर डाटा बेस में, तो वहां पर आपको इंडिकेट करें, वहां आपने जरूर रूप से इंडिकेट किया हुआ कि ये डाटा आपने कहां से उठाया है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको इस सेशन के अंदर बखूबी रूप से ध्यान देने हैं एडिटिंग पार्ट के अंदर, राइट। कोई भी चीज रिपीट ना हो रही हो, ठीक है जी, कोई भी चीज रिपीट ना हो रही हो, इस पे ध्यान देना है। क्लियरिटी होनी चाहिए, राइट। आपकी ग्रामर मिस्टेक उसके अंदर ना हो, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक उसके अंदर ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक उसके अंदर ना हो, टाइपोज मिस्टेक ना हो। टाइपोज मिस्टेक समझते हैं आप, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो स्पेसिंग है और ये सब चीजें, हालांकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रोफेशनल की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये सारी चीज सिखाई जाएंगी, ठीक है, कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये रिपीटेशंस को चेक कर सकते हैं, कैसे क्लियरिटी को चेक करेंगे, कैसे आप ग्रामर को चेक करेंगे, कैसे आप पंक्चुएशंस को चेक कर सकते हैं, कैसे आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं कोई मिस्टेक है कि नहीं, कैसे आप अपने टाइपोज मिस्टेक को निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स आपको दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी जहां से आपसे गलती कभी होगी ही नहीं, आपको किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। और डाटा, मेक श्योर योर डाटा स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, और जहां से भी आपने वो डाटा उठाया हुआ हो उस डाटा को आप इंडिकेट करें। अगर वो किसी और का डाटा है तो इंडिकेट करना जरूरी है कि आपने डाटा किससे लिया है और कहां से आपने यूज किया, राइट। एडिटिंग पार्ट इज क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर, देन से क्लियर। इफ द एडिटिंग पार्ट इज क्लियर, जस्ट से क्लियर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर हम इसी स्पीड से चले तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने क्योंकि मुझे लगभग, मैं चाह रहा हूं कि कम से कम 4 से 5 प्रपोजल पे ना हम प्रैक्टिस करें, रिटन प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं ना, आपका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कम से कम 4-5 प्रपोजल पे होना चाहिए। तो अगर इसी स्पीड से हम आप अच्छे तरीके से सुनते रहे, समझते रहे, तो इसी प्रकार से हम बहुत जल्दी 4 से 5 प्रपोजल हम बहुत अच्छे तरीके से, हम कुछ ऑनलाइन ग्रांट को भी हम जो है फिल करना सीखेंगे, जो करंट में चल रही होंगी, उसकी लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। इस बहाने का एक करंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी आपका फिल हो जाएगा और एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, राइट। क्रिएटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। अब आपने क्या किया, यहां पर ध्यान देना, समझना बात को, बहुत जरूरी चीजें हैं। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द एडिटिंग स्टेज, आपने एडिटिंग स्टेज कंप्लीट कर लिया, अपनी मिस्टेक्स, ग्रामर वगैरह सब चीज ठीक कर ली, ठीक है। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द एडिटिंग स्टेज, हैव अदर्स रीड योर प्रपोजल बिफोर फाइनलाइजिंग योर ड्राफ्ट। अब क्या करना है, आपके प्रपोजल को किसी और से पढ़वाइए फाइनल ड्राफ्ट करने से पहले। जब आप एडिटिंग कर चुके हैं, एडिटिंग करने के बाद अपने प्रपोजल को जो है किसी और से पढ़वाइए, ठीक है। वहां से जो रिव्यूज मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको फिर से एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार हमारी गलतियां हमें नहीं पता लगती हैं, दूसरे हमें बताते हैं। मैं मोस्टली जितनी बार पोस्टर बनाता हूं, कुछ भी बनाता हूं, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। काफी लोगों ने मुझे बताया भी है, सर आपने 2023 का प्रोग्राम आपने 2022 लिख दिया, सर जून के महीने में होना आपने मई लिख दिया, कल लिंक भेजा गया था 9 बजे की मीटिंग थी, 8 लिख दिया गया गलती से। हो जाती टाइपिंग मिस्टेक। देखिए, आपको एक बड़ा प्यारा सा म्यूजिक मैंने आज जो दिया था, काफी लोगों ने उसकी तारीफ की चैट बॉक्स में कि सर म्यूजिक बहुत अच्छा था। उस म्यूजिक में एक बड़ी प्यारी सी चीज कही गई थी, गलतियां उन्हीं से होती जो प्रयास करते हैं। आप प्रयास मत कीजिए, गलती आपसे होगी नहीं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये बात कही थी मुझसे, मुझे या बहुत बखूबी रूप से याद है। जो हमारे उस समय करंट प्रेसिडेंट माननीय जो है प्रदीप सर ने जब अध्यक्ष पद का प्रभार संभाला था, तो उन्होंने मुझे इंडिकेट किया कि सर आपसे ये गलती हो गई। मैंने सॉरी कहा, उन्होंने कहा सर सॉरी नहीं कहना बिल्कुल भी, आपसे गलती हुई इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि आप कुछ कर तो रहे हैं एटलीस्ट। आप कुछ मत कीजिए, गलती होगी ही नहीं। तो बड़ी प्यारी लगी। और आज जब मैं कुछ म्यूजिक आप लोगों के सिलेक्ट कर रहा था, तो वही लाइन मुझे उस म्यूजिक में भी मिली। मैं कोशिश करूंगा लास्ट मोमेंट में मैं आपको म्यूजिक जरूर एक बार फिर से दूंगा, जिससे कि आप उसको आनंद ले सकें, उसमें क्या गहरी बातें कही गई हैं वो चीजों को आप समझ सके, अपने जीवन में धारण कर सकें। सो एवरीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। अब जिससे आप रिव्यूज करवा रहे हैं, यानी कि जिसको आपने वो फाइनल ड्राफ्ट पढ़ने के लिए दिया है, रिव्यू करने के लिए दिया है, वो कौन होना चाहिए? वो सभी लोग जो उस प्रपोजल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे आपका प्रोजेक्ट हेड हो, चाहे आपकी टीम मेंबर्स हो, आपकी संस्था के जो गवर्नमेंट बॉडी हो, गवर्निंग बॉडी हो, वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है भैया उस प्रोजेक्ट के लिए। गवर्निंग बॉडी होती किस लिए भाई? संस्था आप सब लोगों ने मिलकर खोली, तो आप सब रिस्पॉन्सिबल हो किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो सबके सब लोग उसको रीड आउट करें अलग अलग। क्लियर है?
कुछ 2 या 3 लोग ऐसे भी होने चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से तो फेमिलियर हों, लेकिन आप क्या करने वाले हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, आपका प्रोग्राम क्या है ना, वहां पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, उनको भी देना है रिवीजन के लिए, राइट। फिर देखिए वहां से क्या फीडबैक आता है, जो वहां से आपको फीडबैक प्राप्त होंगे उसी से आपको फिर लाइकली वही रिपीट करना है अपने प्रोग्राम्स को, क्या, ड्राफ्टिंग, रिवीजन और एडिटिंग। वो जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये देखिए यहां जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं आपको तीनों पॉइंट्स, ठीक है। ये जो प्रोसेस था आपका, वापस ड्राफ्टिंग, फिर से रिवीजन और फिर एडिटिंग, ये फिर से आपको करना पड़ेगा बिफोर क्रिएटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट करने से पहले अपनी चीजों को आप रिवीजन के लिए दीजिए, और रिवीजन के अंदर किस किस को देना है, वो सभी लोग जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के अंदर काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको, आपकी टीम मेंबर्स को जो आपकी संस्था की गवर्निंग बॉडी है, और कुछ 2 या 3 लोग ऐसे भी जो आपकी संस्था से तो परिचित हों, लेकिन आप क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, कौन सा प्रोग्राम है, क्या नहीं है, क्या उसकी गाइडलाइन है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको नहीं पता। सिर्फ उनको प्रपोजल दीजिए, फिर उनसे पूछिए कुछ समझ में आया। अगर वो कहता है कि नहीं सर आप कुछ ऐसा ऐसा करने वाले हैं, मुझे इससे समझ में आया, दैट मीन्स कि एक अनपढ़ व्यक्ति को भी आपका प्रपोजल समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट काम का है आपके, यानी कि आपने बहुत अच्छा लिख लिया है। अगर उसके अंदर कोई त्रुटियां होंगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा, राइट। तो आपको इस प्रोसेस को बार बार जो है एक बार रिवाइंड जरूर करना है, क्लियर है। आपको इस प्रोसेस को एक बार जो है रिवाइंड जरूर करना है, और यहां पर वापस आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर से आप आ जाएंगे किस पर, क्रिएटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। अब आपको बैठकर अपना जो है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, आप अपनी फाइनल ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक ओके है सभी को, फटाफट ओके कर दीजिए जी चैट बॉक्स के अंदर, ओके, जस्ट से ओके, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के जवाब नहीं आते हैं, पता है क्यों? याद रखिए, मैं आपको सिखाने के लिए, मेरे पास माउस है, मैं इसका भी यूज कर रहा हूं, मेरे पास कीबोर्ड है, मैं इसका भी यूज कर रहा हूं। एक भगवान ने ना ये 4-5 किलो का ये बेवजह का एक चीज मेरे साथ बांध दिया मेरी बॉडी के अंदर, मैं इसका भी यूज कर, जिसे आप भेजा, दिमाग, माइंड, कुछ भी कहते हैं, वट। तो एटलीस्ट जब आप मेरे साथ सीख रहे हो तो आपको अपने जो है ना कीवर्ड्स के लिए आपको अपनी उंगलियों का यूज करना, आपके जो है थम्स का यूज करना, तो ओके लिखना, रेडी लिखना, जिससे कि आप मेंटल के साथ साथ, मेंटली आप एक्टिव है मानता हूं, लेकिन आप फिजिकली भी एक्टिव रहें। क्योंकि जब तक आप दोनों चीजों पर एक्टिव नहीं होते हैं तो कोई भी चीज, देखिए आपने शायद ध्यान दिया हो, काफी लोग कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उस समय पढ़ रहे होते हैं, उनका शरीर एक्टिव मोड में नहीं होता है, इसलिए उनको नींद आ जाती है, राइट। क्लियर है? तो दोनों चीजों को एक्टिव रखिए, आपका शरीर भी एक्टिव हो, आप कहीं ना कहीं नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, और साथ साथ जब भी मैं आपसे कहता हूं कि अब यहां पर ओके है, तो एक बार में अगर हमारे पास 28 लोग हैं तो 28 के 28 जवाब आने चाहिए ओके इन द चैट बॉक्स, राइट। अभी भी बहुत लोगों के जवाब नहीं आए। खैर, मैं, देखिए जिस जिस चीज में हलचल ना हो उनसे क्या मानते हैं, निर्जीव, है ना। जिस चीज में हलचल ना हो वो क्या होती है, निर्जीव ना, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप अपने आप को नॉन लिविंग थिंग्स प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं, प्रपोजल राइटिंग मिस्टेक्स। इफेक्टिव प्रपोजल राइटिंग करना हमने सीखा, हमने कोशिश की कि हम इफेक्टिव प्रपोजल राइटिंग करें, उसके बावजूद भी हमारे प्रपोजल्स जो हैं एक्सेप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक कारण होता है, वो होती है हमारी प्रपोजल राइटिंग मिस्टेक्स, जो हम जाने अनजाने कर जाते हैं। अब वो प्रपोजल राइटिंग मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारा प्रपोजल जो है कामयाब नहीं होता है, सेलेक्ट नहीं होता है, या हम सीखने के बावजूद गलतियां कर जाते हैं। तो मैं कुछ कॉमन जो है प्रपोजल राइटिंग मिस्टेक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं।
इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। पहली 3 प्रपोजल राइटिंग, कॉमन प्रपोजल राइटिंग मिस्टेक्स आपके सामने है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा टाइटल वाइज। नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, बजट डज नॉट मैच द नैरेटिव, टारगेट ग्रुप इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। पहली क्या है? नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। द सेकेंड वन इज बजट डजंट मैच द नैरेटिव। लिखते रहिए, फटाफट नोट डाउन करते रहिए। थर्ड, टारगेट ग्रुप इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। तीसरी क्या है कि हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो क्लियरली हमने डिफाइन नहीं कर पाए हैं अपने प्रपोजल के अंदर। फोर्थ क्या है? लेक ऑफ प्लान। द फोर्थ वन इज लेक ऑफ प्लान। एंड द फिफ्थ वन इज funders fund solution to problem, not activity.